शिक्षा सारथी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है रैपिड रिवीजन का कोर्स। और इस रैपिड रिवीजन का कोर्स में हम लोग इकोनॉमिक्स से क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और हम लोग इस वीडियो में समझेंगे अर्थव्यवस्था और इसके विकास के क्या इतिहास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके क्वेश्चंस है। इन सभी को आराम आराम से हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए आपको किस तरह से आपको सारे पॉइंट्स समझ में आते हैं। और इससे सारे डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा तो हमारे ही इस वीडियो से आएगा। एग्जामिनेशन के बाद देखना, एग्जामिनेशन के बाद आप एनालाइज करना। इस छोटे से वीडियो में, इस रैपिड रिवीजन की वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आज का क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टर्म्स आता है वो आता है अर्थव्यवस्था के मतलब को हम समझते हैं। क्योंकि देखो सबका क्या होता है ना कि अगर जो खासकर जो बीएसईबी बोर्ड में पढ़ते हैं उनका खासकर जो होता है ना बेस बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स भी देख के चलना है। हो सकता है ये जो है वीडियो जो है थोड़ा सा क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। देखो क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, ऐसा तंत्र या ढांचा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कि कृषि करते हैं, व्यापार, उद्योग करके जीविका चलाते हैं। देखो अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब समझो, लोग जो जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी जीवन जीने के लिए जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, और उससे जो अर्जित आय है, ठीक है, जो भी काम करेंगे, जीवन जीने के लिए कोई काम करेंगे। काम करेंगे किस लिए? जीवन से मतलब क्या है, उनको जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे के लिए सारे काम करने होंगे। तो देखो जीवन जीने के लिए कोई काम करेंगे, उससे उनको क्या मिलेगा? आय मिलेगा, यानी उनको इनकम होगा। इनकम में क्या मिलेगा? उनको पैसा मिलेगा। तो पैसा से क्या वो क्या होगा? अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, यही एक व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को कहते हैं अर्थव्यवस्था। मतलब एक व्यवस्था बना है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। सीधा समझो, पैसा, जीवन जीने के लिए जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं ताकि अपने जीवन को जी पाएं, ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? अक्सर कृषि करते हैं, बिजनेस करते हैं और इंडस्ट्रीज वाला काम या उद्योग वगैरह बैठाते हैं और ये सब काम करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक हमारे पास आर्थर लेविस साहब है जो अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छा बात कहे थे, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि देखो ये टर्म्स है ना आर्थर लेविस के बारे में, ये कभी कभी पूछता है। तो देखो क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है, ठीक है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। देखो क्या कह रहा है, राष्ट्र की संपूर्ण व्यवहार, यानी कोई राष्ट्र है, मान लो भारत है, तो भारत को क्या है, भारत एक राज्य है यानी कि एक राष्ट्र है। तो ये राष्ट्र क्या करता है, पूरे व्यवहार ये राष्ट्र का पूरा काम से है, ठीक है। और इसमें क्या है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता है, मतलब राष्ट्र के जो मानव रहते हैं, जो भी देश में मानव रहते हैं, उसकी जो भी आवश्यकता है, यानी जो भी उसके नीड्स है, उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये डॉक्टर लेवी साहब कहे हैं, आर्थर लेवी साहब का कहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 टाइप्स में हम लोग बांटते हैं, या कह सकते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी। ये देखो ये फिगर आपको बाद में समझ में आएगा, उससे पहले हम लोग क्या है यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, उससे हम लोग का क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग जो है प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कृषि होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है और वानिकी भी शामिल होता है। देखो प्राथमिक से समझो, प्राथमिक मतलब सबसे पहले हमको प्राथमिक का मतलब समझना है। प्राथमिक मतलब क्या होता है, फर्स्ट, वह कार्य, ठीक है, वह काम जो आप सबसे पहले करते हो, ठीक है, या बिजनेस के लिए सबसे पहला। देखो सबसे पहले क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमको मान लो चॉकलेट्स बनाना है, क्या बनाना है, चॉकलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक चॉकलेट का हम लोग बीज लेते हैं, ठीक है, जो प्योर चॉकलेट होता है, ठीक है। तो उस चॉकलेट को बीज को लेते हैं, पहले क्या करते हैं, किसान आते हैं, ठीक है, यानी कि फार्मर आते हैं, ये किसान करते हैं, क्या करते हैं, इस चॉकलेट को बीज को तोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको फैक्ट्री में डालते हैं, ठीक है, इसको कहाँ डालते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं। और फैक्ट्री में क्या होता है, चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी जो भी चॉकलेट्स लिए हैं, जो भी वस्तु लिए हैं, उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, छानते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम लोग बेचते हैं, यानी सर्विस करते हैं, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसको गाड़ी पे डाल के एक जगह से दूसरी जगह मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो कार्य हो रहा है, जो पहले कार्य हुआ जो किसान खेती में काम किए तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो ये फैक्ट्री में काम हुआ वो हो गया दूसरी सेक्टर, और तीसरा जो ये गाड़ी से भेजा गया वो हो गया तृतीय सेक्टर, यानी कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखो वही चीज़ है, प्राथमिक क्षेत्र क्या, प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहला काम क्या होता है, खेत से कोई चीज़ निकालना या अंदर से भी कोई चीज़ निकाल रहे हैं, जो पहला काम रहता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है।
अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्रों की, तो द्वितीयक क्षेत्र में वही आपको बताया ना, मैं बिल्डिंग वाला मैंने बताया ना, यानी कि बिल्डिंग छोड़ दो, बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वाली बात मैंने कही, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ आपने लगाया तो ये देखो इसके अंदर, इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और गैस और बिजली शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमारा द्वितीय सेक्टर हो गया, ठीक है, सेक्टर हो गया। अगर हम बात करें तृतीय सेक्टर की, तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में हमारा आता है सेवा क्षेत्र आता है। वही हम बताएं ना, सेवा मतलब आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा होता है तृतीय सेक्टर में। देखो सबसे पहला सेक्टर क्या था कि हम लोग क्या करते थे, किसान वाला काम करते थे। दूसरा सेक्टर क्या था, इसमें हम लोग जो है फैक्ट्रीज में, औद्योगिक क्षेत्र में जो बिल्डिंग्स वगैरह काम किए वो काम था। और तृतीय क्षेत्र में क्या है, जो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन किए, जो हम किसी को कोई सामान किसी को पहुंचाए, जैसे कि देखो बैंक हो गया, बैंक वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। परिवहन क्या है, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। संचार क्या है, सर्विस सेक्टर में। व्यापार क्या है, सर्विस सेक्टर में। तो ये हो गया सर्विस सेक्टर। यानी कि देखो बहुत डिटेल में इसको चर्चा की है, यहाँ पे हमको शॉर्ट में चर्चा करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अगर पूछेगा सर्विस सेक्टर किसको कहते हैं, तो तृतीयक सेक्टर को कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर ये लोग होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्यूटर हूँ, यानी कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे से तो कोई सामान तो नहीं ले रहे हो ना, आप मेरे से कोई सामान तो नहीं ले रहे हो, फिर भी आप हमको क्या दे रहे हो, उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। तो इस पैसे के बनिस्पत ये पैसे आप लोग क्यों दिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ तो दिया, तभी तो आपने हमें पैसा दिया ना। तो वो जो पैसा आपको हमको मिल रहा है, तो मेरे कुछ देने के बदौलत, मैंने आपको कुछ दिया इसलिए तो आप मुझे पैसा दे रहे हो। तो मैं आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया सर्विस, यानी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमारा आ गया सर्विस सेक्टर। इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, तृतीय सेक्टर को। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर सब है तृतीय सेक्टर में आते हैं। पहले सेक्टर में कौन थे, देखो ये किसान थे, इनके हाथ में ये था। द्वितीय सेक्टर में ये आ गए, तृतीय सेक्टर में ये आ गए। देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरिंग, फॉरेस्ट्री, तो यानी फॉरेस्ट वाला काम, ये जो प्राकृतिक वाला समझे, नेचुरल काम जो भी है ना, नेचुरल वाला काम सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम है, ठीक है, ये हो गया। तृतीय सेक्टर में डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए, तो ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक, क्लियर। चलो अब देखो क्या है ना, हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट को अगर हम देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझते हैं। देखो सबसे पहले ना स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के टाइप्स को बांटा गया, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पूंजी के आधार पर बांटा गया, सामाजिक और यहाँ मिश्रित, यानी 3 टाइप का स्वामित्व के आधार पर यहाँ पे अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है, यानी सब देश बोलता है मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हूँ, कोई बोलता है मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था हूँ, कोई बोलता है मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था हूँ। तो मान लो कोई देश अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें जो है निजी व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, यानी कि प्राइवेट जो लोग रहेंगे ना वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ पे प्राइवेट लोग, यानी कि कह सकते हैं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को जो रन करती है ना, कोई अर्थव्यवस्था को जो रन करता है वो कौन करता है, प्राइवेट लोग ज़्यादा करते हैं, यानी प्राइवेट लोगों का बोलबाला ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल ले लो अमेरिका और जापान, वही होता है, ठीक है। क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। तो उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, और उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ कमाना। और इसका क्या होता है, किसी भी तरह से हम क्या करें, लाभ को कमा लें, मतलब प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर उसके पीने से आप बीमार पड़ रहे हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस लाभ कमाना है। दूसरी बात, पर्यावरण पे यानी इन्वायरमेंट पे आपको क्या इंपैक्ट कर रहा है, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहते हैं, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट रहते हैं ना, जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जो रन करते हैं, उनका हमेशा मोटिव रहता है वो किसी भी प्रकार से क्या करे, प्रॉफिट को अर्न कर ले, ठीक है। अगर हम बात करें समाजवादी यानी सोशलिस्ट, देखो शब्द में ही छुपा हुआ है समाजवादी, यानी समाज के लिए जो भी लोग समाज का जो है यहाँ पे कल्याण करेंगे। क्या 10 शब्द है यहाँ पे, समाज का कल्याण। समाज का कल्याण आप कैसे कर सकते हैं, समाज के कल्याण की बात करें तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ बताता हूँ समाज का कल्याण आप कैसे कर सकते हैं। देखो समाज का कल्याण, ठीक है, समाज का कल्याण आप कैसे कर सकते हो। समाज का सबसे पहले क्या कर सकते हो, समाज का कल्याण करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्री में जो है एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। फ्री जो है आपको शेल्टर बांट सकते हो, यानी कि जो है झोपड़ी में घर दे सकते हो, झोपड़ी से आप उसको अच्छे से घर दे सकते हो, ठीक है। यानी कि आप क्या है, एक टाइप से समाज का कल्याण करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, पूरे समाज का कल्याण कर रहे हो, यानी कि आपका मोटिव जो है यहाँ पे लाभ कमाना नहीं है, यानी कि आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है।
ठीक है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कल्याण ही कल्याण करें। ठीक है, कल्याण। और इसमें क्या है, ये कल्याण कौन करेगा, आप करोगे, कोई प्राइवेट लोग करेंगे नहीं, इसमें कौन करेंगे, सरकार। यानी कि जो भी सरकार रहेंगे वो क्या करेंगे, कल्याण ही कल्याण करेंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। तो हमारा यहाँ पे था प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीयक सेक्टर हो गया। ठीक है, तो द्वितीयक सेक्टर में समझ में आ गया, तृतीय सेक्टर भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा चल रहा था, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ ठीक है, 1 मिनट मैं इसे ले आता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी समाज का कल्याण कर दिए तो ये हो गया समाजवादी। तो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल चीन है और क्यूबा है, ये आपके बुक में दिया है। लेकिन चीन बोलता है हम समाज से कल्याण करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि आपका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आते हैं, और उसके साथ साथ कौन आते हैं, ये आपको आते हैं, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साथ में साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यानी पूंजीवादी भी रहेंगे वहां पे, कुछ समाज का भी कल्याण करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट भी रहेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट को भी लोग रहेंगे और साथ साथ प्राइवेट लोग भी रहेंगे। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। वैसी अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी मिक्सर है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारा जो चौथा नंबर का टॉपिक आता है वो आता है आर्थिक विकास और समृद्धि। यानी जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में, ग्रोथ का मतलब समझते हैं, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक में है। ठीक है, ये अगर बुक देखते हैं एससीईआरटी का, तो एससीईआरटी का बुक में ये आपको है। तो देखो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आता है आर्थिक विकास क्या होता है। देखो आर्थिक विकास के बारे में समझें तो देखो आर्थिक रूप से अगर कोई आदमी विकास कर रहा है, यानी कि इकोनॉमिक रूप से अगर आप डेवलप कर रहे हो तो वही आर्थिक विकास। पढ़ते हैं और यहाँ पे क्लैरिटी को बिल्ड करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ठीक है, विकासशील देशों के लिए प्रयुक्त है। देखो इसमें क्या कर रहा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, पर कैपिटा इनकम, जो आपको रियल पर कैपिटा इनकम है ना, उसमें क्या हो रहा है, इनकम वृद्धि हो रहा है। यानी आपका जो है इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है आपका पर्सनल इनकम, उसके साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यानी कि आपका जीवन स्तर, यानी आपका जीवन का जो स्तर है ना, यानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आपके पास अच्छा से मिल रहा है, तो यही क्या हो गया, तब आप क्या कह सकते हैं, आप आर्थिक विकास से बढ़ रहे हो, यानी आपका आर्थिक विकास हो रहा है। अब देखो क्या है, कुछ विकास के मापक है। ठीक है, यानी भी कह रहा है आपका आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं, उसके लिए कुछ मापक चाहिए ना, यानी कुछ तो इंडिकेटर्स चाहिए जिससे पता चलता है आपका जो है आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर आता है, मापना चाहिए, यानी कि स्केल चाहिए ना, तब तो पता चलेगा ना आपकी पहली क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब किसी राष्ट्र यानी किसी देश का आय ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी देश में एक वर्ष में क्या आया, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक साल में कोई भी जो देश है, मान के चलो इंडिया है, कितना जो लोगों का आय है, यानी इनकम कितना है लोगों का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। मतलब टोटल देश का अगर हम कैलकुलेट कर दे ना, टोटल देशों का जितने लोग रहते हैं सबका इनकम कैलकुलेट कर दे, तो हमको क्या आ जाएगा, राष्ट्र का इनकम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक और इंडिकेटर हमारे पास आता है पर कैपिटा इनकम। वो क्या था, पूरे देश का हम निकाल रहे थे, मतलब पूरे इंडिया का निकाल रहे थे। अब इंडिया में क्या किए, प्रत्येक व्यक्ति का निकाले। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो है हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आय निकाल रहे हैं। ठीक है, देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर, यानी देश का कुल आय, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एरिया। ठीक है, अगर कोई एरिया का हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उसका क्या है, उसके एरिया के जो इनकम के एरिया के जो इनकम है, मतलब उस एरिया के जितने लोगों का इनकम है उसको लिखेंगे, उसके साथ कुल जितना लोगों का पॉपुलेशन है वो अगर उससे हम भाग दे देते हैं तो हमको पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपको एकदम ध्यानपूर्वक रट लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि ये एग्जामिनेशन में आए तो लिख दे। ठीक है, और एक और इंडिकेटर हमारे पास आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, वो क्या है, वो है हमारा इंडिकेटर्स HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये क्या होता है भाई, देखो इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और
आय के स्तर को मापा जाता है। यानी कि इसमें क्या माप रहे हैं, हेल्थ माप रहे हैं, एजुकेशन माप रहे हैं, ठीक है, और क्या हो गया, आपकी इनकम को माप रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, जीवन की प्रत्याशा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अगर हम मापते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन मतलब हो गया मनुष्य का विकास, और सूचकांक मतलब मानव विकास सूचकांक में हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को मापते हैं, और आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है उसको मापते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, वो आता है बीमारू राज्य का, ठीक है। यानी कि बीमारू का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो जरूर आप बताएं, ठीक है। तो बीमारू में सबसे पहले जो आता है हमारा बिहार आता है। तो बिहार को बीमारू राज्य क्यों कहते हैं, बुक में बताया गया है बिहार एक बीमारू राज्य है। क्यों, क्योंकि बिहार क्या होगा, पिछड़ा होगा। क्या होगा, बिहार पिछड़ा होगा। तो बिहार की इकोनॉमिक अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, लोग यहाँ से ये प्रवास करते होंगे, माइग्रेशन करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए बिहार को क्या माना जाता है, यहाँ पे बीमारू राज्य माना जाता है। बिहार देख लिए, बिहार का लोकेशन की बात करें तो बिहार की लोकेशन हमारा यहाँ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो पिछड़ेपन का यहाँ पे कुछ कारण दिया गया है। सबसे पहला कारण बात करें तो जनसंख्या यहाँ पे क्या है, बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है। कृषि पर बहुत लोग, कृषि पर ही डिपेंडेंसी है, कृषि के अलावा कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। अब देखो आधारभूत संरचना यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सड़क, बिजली, शिक्षा का बहुत अभाव है, बहुत कमी है। उसके बाद देखो बाढ़ आते रहता है। अगर हम बात करें ना, ये अगर बिहार का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ देखो ना, यहाँ पे कोसी नदी का बाढ़ आता है, तो इधर जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ हो जाता है, और इधर इस साइड बहुत ज़्यादा सुखाड़ होता है। तो बिहार जो है इस समस्या से जूझते रहता है, ठीक है। अब बिहार में बाढ़ भी आता है, सूखे की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, खासकर उत्तरी बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जाए, इंडस्ट्रीज़ की यानी कि औद्योगिक की मतलब उद्योग की जो है ना, उद्योग का काफ़ी कमी होता है। तो ये सब कारण बिहार के पिछड़ेपन का। देखो यहाँ पे आंसर्स आप लिखना ना, तो ये सारा बुलेट पॉइंट जो है ना आप एकदम याद करके रखना, इसको एलोबरेट कर देना, इसको बड़ा बना देना, तब आप आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके बुक में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको हम लोग कंसाइज करके छोटा करके आपके बुक में दिए हैं। अब हमारा देखो इसको दूर करने के कारण को तो समझना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके दूर करने के क्या कारण है, तो बात करें देखो सबसे पहले क्या है, कृषि का हम क्या करें, आधुनिकरण कर दें। आधुनिकरण मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन अगर किसी चीज़ का करते हैं तो इसका मतलब क्या करता है, टूल्स जो है यानी कि जो अस्त्र हैं उसको क्या करें, हम आधुनिक अस्त्र का उपयोग करें। या मान लो ड्रोन से क्या करें, सिंचाई करें, ठीक है, ड्रोन का उपयोग करें पानी पटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े मशीनरी यूज़ करें, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी खाद पतवार को अच्छा से उपयोग करें। तो हम कृषि का आधुनिक कर अपने पैदावार को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो ये भी अच्छा होगा, ठीक है। बाढ़ के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा इंतजाम करना होगा, और शांति व्यवस्था कायम करना होगा, ताकि जो है यहाँ इंडस्ट्रीज लग सके। और भी बहुत सारे हैं रीज़न, और भी हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार को कम करना हो गया, शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार करना, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने क्लास में करवाया है, क्वेश्चन आंसर भी लिखाया है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए ना तो A4 साइज में चाहिए, आप हमसे मांग लो। अगर किसी भी तरह के नोट्स चाहिए आप हमें से ज़रूर मांग लो, कॉन्टैक्ट करो, नंबर से दिया हुआ, एडमिशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और PDF चाहिए तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कॉमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा सारा पॉइंट, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का सारे पॉइंट्स से क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले योजना आयोग आया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं, लेकिन बस आप इतना समझो कि ये 15 मार्च 1950 को आया, और लेकिन इसी का नाम अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, जो अभी भी काम कर रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015। बिल्कुल याद रखना, 2015 नीति आयोग काम करती रहती है। अब ATM का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यहाँ पे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे बेसिक्स जो चीज़ है, यहाँ देखो आधारभूत संरचना को क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। वे वैसी सुविधाएं होती है जैसे बिजली, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, जो देश के आर्थिक विकास का आधार होती है। यानी ये सब बुनियादी जो आवश्यकता है वो होती है, ठीक है। एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है ना तो आप ज़रूर यहाँ पे बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बताइए, और इसको हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, या कोई फीडबैक भी चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो सही लग रहा होगा। अगर ठीक लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी दोस्तों के साथ ये शेयर करके और लोगों को भी यहाँ पर जागरूक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।